नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और सीएससी लेक्चर्स बाय सूरज में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सीपीयू शेड्यूलिंग बेसिक के बारे में। उसके जो बेसिक टर्म है, कंसेप्ट्स हैं, हम वो देखेंगे। फिर आगे हम अपनी सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम स्टार्ट करेंगे। ये थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड गेट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गेट में से इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आता ही है, ठीक है, बहुत बार आ रखा है। तो देखते हैं सीपीयू शेड्यूलिंग बेसिक। सबसे पहले ये सीपीयू शेड्यूलिंग कहाँ पे होती है, वेयर, कहाँ पे होती है सीपीयू शेड्यूलिंग? इन रेडी स्टेट। ये जो आपका रेडी स्टेट है, यहाँ पे होती है आपकी सीपीयू शेड्यूलिंग। यहीं से तो शेड्यूल करता है प्रोसेस। यहाँ पे बहुत सारे प्रोसेस है, तो एक प्रोसेस वो रन पे भेजेगा, ठीक है। कौन करता है? शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। जैसे मैंने पहले ही आपको बताया था जब हमने प्रोसेस स्टेट डायग्राम पढ़ा था, तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर कहाँ पे काम करता था? रेडी टू रन पे, यहाँ पे काम करता था, ठीक है। यहाँ पे काम करता था हमारा जो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर था। और सीपीयू शेड्यूलर था, उसको सीपीयू शेड्यूलर भी बोलते थे, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर को, ठीक है। तो कोई सी भी सीपीयू बेस्ड एल्गो लगाता है ये, लाइक शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग, ठीक है। तो उसके हिसाब से वो उनको शेड्यूल कर देता है। ओके, ये दोनों टर्म आपको क्लियर हुई? कहाँ पे होता है? रेडी स्टेट पे होता है। कौन करता है? शॉर्ट टर्म शेड्यूलर या सीपीयू शेड्यूलर भी बोलते हैं हम उसे। व्हेन, अब सबसे इम्पोर्टेंट है कब होता है। सबसे पहले रन से टर्मिनेशन पे जब जाता है। जैसे यहाँ पे रन है, ये रन है आपका, यहाँ पे कोई एक ही प्रोसेस पड़ा होता है रन पे, ठीक है। यहाँ पे मैनी हो सकते हैं, रेडी पे मैनी हो सकते हैं, लेकिन रन पे आपका एक होगा। जब रन से आपका टर्मिनेशन पे चल जाएगा, वो प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब एंड हो जाएगा, तो रन आपका खाली हो जाएगा। तब जो ये शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है आपका, ठीक है, ये जो रेडी में से एक प्रोसेस को शेड्यूल करेगा, भेजेगा रन में, ठीक है। तो जब रन से टर्मिनेशन पे होगा, रन से वेट पे, जैसे रन से वेट पे चल जाएगा आपका, यहाँ से जो एक प्रोसेस रन कर रहा था सीपीयू के अंदर, वो आपका वेट पे पहुँच जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी मैनी प्रोसेस हो सकते हैं, वेट पे आपका पहुँच जाएगा, तो यहाँ पर रन खाली हो जाएगा। तो रेडी से रन पे आपका जो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर और सीपीयू शेड्यूलर आपका शेड्यूल कर देगा, एक प्रोसेस भेज देगा। रन टू रेडी, रन से रेडी पे जब चल जाता है, मान लीजिए कोई यहाँ पे 3-4 प्रोसेस पड़ी है, P1 P2, ठीक है, P3 3 प्रोसेस पड़ी है, और P3 इसके अंदर रन हो रहा है, P3 इसके अंदर रन हो रहा है। अब कोई बड़ी प्रायोरिटी की प्रोसेस आई, P4 आई, ठीक है। तो क्या करेगा, ये जो प्रोसेस है जो P3, वो वापस चली जाएगी, यहाँ पे वापस आ जाएगी, P3 वापस आ जाएगी, और यहाँ पर कौन सी आ जाएगी? P3 की जगह अब P4 रन होगी, क्योंकि ये हाई प्रायोरिटी का है, ठीक है। तो इस केस में जब रन से रेडी पे जाएगी, तो यहाँ पे ये P3 जब रन से रेडी पे जाएगा, तो P4 आपका, तो शॉर्टेस्ट जो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है वो आपका P4 से आपका P4 को रेडी से रन पे पहुँचा देगा, ठीक है। इतना समझ आया? दूसरे केस आते हैं हमारे पास वेट से रेडी स्टेट पे। इसमें कौन सा था? ये प्रीएम्प्टिव। मतलब वो P3 ने अभी पूरा भी नहीं किया है, वो बीच में रन कर रहा था, लेकिन हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ गया P4, तो P3 को हटा दिया और P4 को एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है। अब आते हैं इस पे, नेक्स्ट पे, वेट से रेडी। जब आपका वेट से रेडी पे जा रहा है, ठीक है, मान लीजिए, मैं पीछे का थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। ओहो, हम मान लीजिए वेट से रेडी पे जा रहा है कोई, और यहाँ पर कोई प्रोसेस है, P1 है, P2 है, 2 प्रोसेस है। यहाँ पे आपका अभी P2 रन कर रहा है आपका रन के अंदर, ठीक है। अब आपका क्या होता है, जो P1 पड़ा है कोई, यहाँ पे P1 पड़ा है, इसकी प्रायोरिटी क्या है? हाई है, ठीक है। तो P1 आपका वेट से रेडी में जाता है, तो सॉरी, यहाँ पर आपका P3 पड़ा है, मान लीजिए
P1 पहले ही ले रखा है हमने। P3 पड़ा है, P3 आपका वेट से रेडी पे जाता है। ओके, हाँ, P3 आपका वेट से रेडी पे जाता है, तो P3 यहाँ पे आ जाएगा। अब इसकी प्रायोरिटी क्या है, P3 की हाई है, तो इस केस में क्या होगा, जो आपका P2 है ये वापस कहाँ आ जाएगा, रेडी के पास आ जाएगा। P2 आपका वापस रेडी के पास आ जाएगा, और जो P3 होगा आपका, P3 होगा, ठीक है, P3 होगा रन पे चला जाएगा। तो जब वेट से रेडी पे जाता है लेकिन उसकी प्रायोरिटी हाई रहती है उस प्रोसेस की, तो आपका क्या होता है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर काम करता है। ठीक है, ऐसे ही न्यू से रेडी पे, सेम ऐसे न्यू से रेडी पे जाता है, प्रायोरिटी हाई रहती है। ठीक है, ठीक है, इसका भी हम एक देख लेते हैं। इसका भी अगर हम देखें, अगर न्यू से रेडी की बात करें हम, न्यू से रेडी वाले में क्या कहना चाहता हूँ मैं, कि अगर यहाँ पे कोई प्रोसेस रन कर रहा है, मान लीजिए P1 यहाँ पे रन कर रहा है, अगर न्यू से रेडी में कोई P2 प्रोसेस आए, इसकी प्रायोरिटी हाई हो, ठीक है, तो क्या होगा, P1 आपका वापस रन से रेडी पे आ जाएगा, एंड P2 आपका यहाँ पे रन पे, P1 की जगह आपका P2 रन पे चला जाएगा। ठीक है, तो यही कहना चाह रहा हूँ मैं, अगर प्रायोरिटी हाई होगी जो न्यू से रेडी में आएगा, तो जो पहले से ही रन कर रहा हो CPU में, ठीक है, वो वापस रेडी पे चला जाएगा, और जो हाई प्रायोरिटी वाला है प्रोसेस वो रन पे चला जाएगा। इतना आपको समझ आया? इन तीनों में कोई दिक्कत होगी तो मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। होप आपको समझ आ गया होगा। मैंने बहुत ईजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है डायग्राम के साथ। अब मेन फंक्शनैलिटी क्या है इसकी, बहुत सारे आपके प्रोसेस होंगे, उनमें से कौन से प्रोसेस को CPU एलोकेट करना है, बेसिकली यही है। ठीक है, बेसिकली यही है मेन। ठीक है, बहुत सारे टू एलोकेट द CPU टू द प्रोसेस। मैं रेडी स्टेट पे आपके बहुत सारे प्रोसेस होंगे, किसको CPU एलोकेट करना है यहाँ। ठीक है, तो मेन काम यही है इसका, CPU एलोकेट करने का। ठीक है, कौन से प्रोसेस को कब CPU एलोकेट करना है, मेन काम इसका, फंक्शनैलिटी यही है। अब इसके गोल की तरफ देखते हैं हम। पहला गोल क्या है, टू इंक्रीज CPU यूटिलाइजेशन एंड थ्रूपुट ऑफ द सिस्टम। मतलब कि CPU यूटिलाइजेशन भी बढ़नी चाहिए, मैक्सिमम यूज़ होना चाहिए CPU का भी, और आपका जो थ्रूपुट है वो भी मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, प्रोसेस को ऐसे CPU देना है कि जो आपका CPU के यूटिलाइजेशन है वो भी मैक्सिमम हो और थ्रूपुट वो भी मैक्सिमम हो। ठीक है, यानी कि पहले मैंने आपको बताया था, ये नहीं होना चाहिए कि CPU सारे जो ये शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है CPU बाउंड प्रोसेस लाते जा रहा है, वही लाते जा रहा है, तो बस CPU का ही मैक्सिमम यूज़ हो रहा है और जो आपका थ्रूपुट है वो डिक्रीज़ हो रहा है। ऐसे नहीं चलेगा। जो CPU बाउंड भी होने चाहिए प्रोसेस, और इनपुट आउटपुट बाउंड भी होने चाहिए, ताकि थ्रूपुट भी अच्छा दे। तो CPU यूटिलाइजेशन अच्छी होनी चाहिए और थ्रूपुट इंक्रीज अच्छा होना चाहिए, यही इसका मेन गोल है। ये क्या करता है, इंक्रीज़ करता है CPU यूटिलाइजेशन एंड थ्रूपुट। ओके, थ्रूपुट मतलब पता ही है, नंबर ऑफ यूनिट्स, कितने नंबर ऑफ प्रोसेसर मेरे एक टाइम पे एग्जीक्यूट हो रहे हैं। ठीक है, तो वो उसको बोलते हैं थ्रूपुट। कितना अच्छा सिस्टम मेरे को आउटपुट दे रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं थ्रूपुट। मैंने पिछली वीडियो में बताया, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। दूसरा गोल क्या है, मिनिमाइज द एवरेज वेटिंग टाइम एंड वेटिंग टाइम कम से कम करना। ठीक है, जो वेटिंग टाइम है, जो प्रोसेस का CPU लेने का वेटिंग टाइम है, वो कम से कम करना। ठीक है, एंड एवरेज टर्न अराउंड टाइम ऑफ द प्रोसेस। अभी हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, वेटिंग टाइम क्या होता है आपका, टर्न अराउंड टाइम क्या होता है। ठीक है, अभी इसके ये पढ़ते हैं हम। सम बेसिक टर्म्स में से कुछ बेसिक टर्म्स हैं, ये आपके CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में ये यूज़ ही होने वाली है, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। सबसे पहले आता है आपका अराइवल टाइम। अराइवल टाइम आता है सबसे पहले। ठीक है, इसको हम ATB बोलते हैं, अराइवल टाइम। ये भी द टाइम व्हेन द प्रोसेस इज अराइव्ड इनटू रेडी स्टेट इज कॉल्ड अराइवल टाइम ऑफ द प्रोसेस। मतलब जब प्रोसेस रेडी स्टेट में अराइव हो जाएगा, आ जाएगा, तो वो उसका अराइवल टाइम होगा। ठीक है, जब प्रोसेस आ जाएगा रेडी स्टेट पे, इज कॉल्ड अराइवल टाइम ऑफ द प्रोसेस, वो उसका अराइवल टाइम होगा प्रोसेस का। ठीक है, जब प्रोसेस कहाँ जाएगा, रेडी स्टेट पे। देन द नेक्स्ट वन इज ब्रश टाइम। मतलब
ये क्या कहता है, कितनी देर तक प्रोसेस चलेगा, टाइम रिक्वायर्ड बाय द प्रोसेस फॉर इट्स एग्जीक्यूशन, उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगेगा, वो कहलाता है ब्रश टाइम ऑफ द प्रोसेस। ठीक है, टाइम रिक्वायर्ड बाय द प्रोसेस फॉर इट्स एग्जीक्यूशन, उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, कितनी देर तक वो प्रोसेस चलेगा, कितनी देर तक वो प्रोसेस चलेगा। ठीक है, तो वो कहलाता है, ये प्रोसेस आया, ये प्रोसेस आ गया आपका, ये हो गया अराइवल टाइम हो गया। ठीक है, ये आपका ये हो गया आपका ब्रश टाइम, कितनी देर तक प्रोसेस चलेगा। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका कंप्लीशन टाइम। कंप्लीशन टाइम देखते हैं, द टाइम व्हेन द प्रोसेस इज कंप्लीटेड और कंप्लीट्स इट्स एग्जीक्यूशन, इट्स कॉल्ड कंप्लीशन टाइम। मतलब एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुकी है, जैसे ये आपका अराइवल टाइम है, ये आ गया आपका अराइवल टाइम, ये पूरा आपका बर्स्ट टाइम है और ये आपका कंप्लीशन टाइम है। ठीक है, इस डायग्राम से आप समझ लीजिएगा। ठीक है, कंप्लीशन टाइम मतलब कब कंप्लीट हुआ है, एग्जीक्यूशन पूरी कंप्लीट कब हो चुकी है। ठीक है, एग्जीक्यूशन पूरी कंप्लीट हो चुकी है, उस टाइम पे आपका ये कहलाएगा कंप्लीशन टाइम। ये आपका कंप्लीशन टाइम है, ये आपका अराइवल टाइम है, और इतनी देर तक आपका प्रोसेस चला, ये आपका बर्स्ट टाइम है। ओके, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। टर्न अराउंड टाइम, अगला है टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम मतलब क्या होता है, टाइम डिफरेंस बिटवीन कंप्लीशन टाइम एंड अराइवल टाइम इज कॉल्ड टर्न अराउंड टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम क्या होता है आपका, टाइम डिफरेंस बिटवीन कब आपका प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है माइनस कब आपका प्रोसेस अराइव हुआ है। कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, ये आपका होता है टर्न अराउंड टाइम। ठीक है, टाइम डिफरेंस बिटवीन एक कंप्लीशन टाइम एंड अराइवल टाइम। ठीक है, कब आपका प्रोसेस कंप्लीट हुआ है और कब अराइव हुआ है, ये आपका होगा टर्न अराउंड टाइम। द नेक्स्ट वन इज वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम क्या होता है आपका, कब तक वेट किया प्रोसेस ने। ठीक है, प्रोसेस को जब तक सीपीयू अलॉट नहीं हो जाता, प्रोसेस ने कब तक वेट किया। ठीक है, सीपीयू लेने के लिए प्रोसेस ने कब तक वेट किया। ठीक है, प्रोसेस ने कब तक वेट किया जब तक उसे सीपीयू अलॉट नहीं हो जाता। ठीक है, तो वेटिंग टाइम आपका क्या होता है, वेटिंग टाइम का देखें तो टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। ओके, ये आपका होता है वेटिंग टाइम। यहाँ से आपका टर्न अराउंड टाइम का एक और फॉर्मूला निकल जाता है। अगर यहाँ से आपका टर्न अराउंड टाइम निकालना चाहें तो आप यहाँ से वेटिंग टाइम प्लस बर्स्ट टाइम भी कह सकते हैं आप इसको, लेकिन जर्नली हम जो यूज़ करते हैं वो ये वाला ही करते हैं, ये ज़्यादा सफिशिएंट रहता है। ये वाला बहुत कम यूज़ करते हैं, ना के बराबर यूज़ करते हैं हम। ठीक है, लेकिन ये भी एक फॉर्मूला है आपका टर्न अराउंड टाइम अगर आप निकालना चाहते हैं। ठीक है, होप आपको समझ आया होगा। ये वेटिंग टाइम क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन टर्न अराउंड टाइम एंड बर्स्ट टाइम। ठीक है, टर्न अराउंड टाइम एंड बर्स्ट टाइम। ठीक है, मतलब कब तक वेट किया प्रोसेस ने जब तक उसे सीपीयू अलोकेट नहीं हो जाता। ठीक है, एंड द नेक्स्ट वन इज रिस्पॉन्स टाइम। सबसे पहला रिस्पॉन्स हमें कब मिला, वो वाला टाइम माइनस अराइवल टाइम। ठीक है, फर्स्ट रिस्पॉन्स माइनस अराइवल टाइम। ठीक है, सबसे पहला रिस्पॉन्स हमें कब मिला माइनस अराइवल टाइम। तो होप आपको ये समझ आया होगा। ये सारे हम जो भी ये आपकी टर्म्स यूज़ हुई है, ये अभी हम सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में एक एक कर, मतलब हमारी बहुत सारी सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है, जैसे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व हो गई, प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग हो गई, ओके, शॉर्टेज जॉब फर्स्ट हो गई, राउंड रॉबिन हो गई। ठीक है, आगे सारी आएंगी, प्रीएम्प्टिव में भी आएगी, नॉन प्रीएम्प्टिव में भी आएगी, सब एक एक करके देखेंगे, उनमें ये सारी टर्म यूज़ होने वाली है। तो हो आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर नहीं समझ आए तो एक दो बार और वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, अगर फिर भी नहीं समझ आ रहा तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, लेकिन इन सब टर्म्स को अच्छे से समझ लीजिएगा, तभी आपको वो सारी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम समझ में आएगी। होप आपको समझ आया होगा, आशा करता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।